आसमान की बुलंदियों पर नाम हो आपका, चांद की धरती पर मुकाम हो आपका। हम तो रहते हैं छोटी सी दुनिया में, पर ईश्वर करे सारा जहान हो आपका। बुंदेलखंड की शान, युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू भैया को जन्मदिन की लख लख बधाइयाँ, शुभकामनाएं। गुड्डू भैया फैंस क्लब छतरपुर। गुफ्तगू ऐसी हो उल्फत भरा पयाम आए, गुफ्तगू ऐसी हो उल्फत भरा पयाम आए, इससे पहले कि मेरी जिंदगी की शाम आए। आदमी यूं तो बहुत आदमी से मिलते हैं, आदमी यूं तो बहुत आदमी से मिलते हैं। आदमी वो है कि जो आदमी के काम आए, आदमी वो है कि जो आदमी के काम आए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर लता सुरांजलि शंखनाथ चैनल के माध्यम से आप सबसे रूबरू हूँ और आप सब देखते हैं कि हम अधिकांश नए कवियों से और वरिष्ठ कवियों से आप सबको मिलवाते रहते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, सबसे पहले मैं परिचय देती हूँ, ओज के सशक्त हस्ताक्षर हैं आदरणीय विजय गिरी जी जो भोपाल से हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है विजय जी। ये थे आदरणीय विजय गिरी जी और इनके बाद में पचौर से मध्य प्रदेश की धरा से हमारे बीच में है एक और ओज के जो सशक्त हस्ताक्षर हैं और बड़े ही कम समय में उन्होंने देश में बहुत ही अच्छी अपनी कविताओं के माध्यम से पहचान बनाई है, वो है आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका शंखनाथ। नमस्कार, शंखनाथ के तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। यूं तो सकल विश्व को चाहते हमें किसी से बेर नहीं, और अपना जिसको मान लिया फिर समझा उसको गैर नहीं। और सुन लो पाकिस्तानी भेड़ियों, सुन लो चीनी चमचो तुम, जिस दिन भी हमने ठान लिया फिर गद्दारों की खेल नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब मिथुन मिथिलेश जी। तो चलिए अगले कवि से मिलते हैं और इनके साथ ही पचौर से ही हमारे बीच में है संदीप सोनी जी गोल्ड स्मिथ। तो उन्होंने शायद अपनी कविताओं का गोल्ड बहुत सारा जुटाया है इस लॉकडाउन में और हमारे साथ है स्टूडियो में। तो आदरणीय संदीप सोनी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। शंखनाथ चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। विद्यादानी वीणा पानी मातु शारदा भवानी, सप्त ज्योत अमृत प्रदान कर जहान को। और जनगण मन वंदे मातरम को नमन करें, बना स्वर्ण चिड़िया विश्व गुरु पूना हिंदुस्तान को, बना स्वर्ण चिड़िया विश्व गुरु पूना हिंदुस्तान को। तो ये थे संदीप सोनी जी। चलिए हम फिर से कविताओं के दौर में चलते हैं और बहुत सारी कविताएं आप सबको सुनवाते हैं। सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगी आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी। ओज का एक बड़ा नाम होता है और कभी वो ओज कहते हैं, कभी कुछ मुक्तक उनके मुझे श्रृंगार पर भी मिलते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं ओज की पंक्तियां पढ़ूं या कैसी, लेकिन मुझे अभी वसीम बद्र साहब का एक शेर याद आया उनके लिए कि सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, इतना मत चाहो उसे वो बेवफा हो जाएगा। और हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। ओके, एक गजल मैंने कहीं लिखी, वो 4 पंक्तियां भाई मिथुन मिथिलेश के लिए पढ़ती हूँ और वो निरंतर कहीं न कहीं कुछ नया करने का प्रयत्न करते रहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से। तब उनके लिए मैं पढ़ती हूँ 4 में से कि राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता, राणा नहीं बनता कोई अकबर नहीं बनता, एक जीत में कोई भी सिकंदर नहीं बनता। खुददारियां भी चाहिए किस्मत के वास्ते, खुददारियां भी चाहिए किस्मत के वास्ते, फैला के हाथ कोई मुकद्दर नहीं बनता, फैला के हाथ कोई मुकद्दर नहीं बनता। पचौर की भूमि से आदरणीय मिथुन मिथिलेश जी आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। शंखनाथ बहुत बहुत धन्यवाद। आइएगा 4 पंक्तियों के माध्यम से आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। स्वागत है। कि शब्दों के सुमन लाया आज तेरे द्वार आया, करे ना मन मिथिलेश मात तू स्वीकारना। शब्दों के सुमन लाया आज तेरे द्वार आया, करे ना मन मिथिलेश मात तू स्वीकारना। तो बड़े आतंकवाद और बड़े भ्रष्टाचार कलमों में रहे धारुमा, यही है प्रार्थना। तो नित नए आयम मेरे देश के, मन में रहे सदा देश प्रेम की मां भावना।
और भारत का बच्चा बच्चा गाए वंदे मातरम, हाथों में तिरंगा हो मैं करूँ यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मैं करूँ यही कामना। और 4 पंक्तियां निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी गाती वतन की पीड़ा लेखनी तो कभी बेसहारा गरीबों की भूख बन जाती है। तो दिमाग सा खाने लगे राष्ट्र की जड़ों को जब भ्रष्ट कर्णधारों के सम्मुख तन जाती है। कभी गाती वतन की पीड़ा लेखनी तो कभी बेसहारा गरीबों की भूख बन जाती है। तो दिमाग सा खाने लगे राष्ट्र की जड़ों को जब भ्रष्ट कर्णधारों के सम्मुख तन जाती है। तो शब्द नहीं स्वयं ये अंधारे उगलती तब सीमाओं पर भेड़ियों से जब ठन जाती है। और तुलसी रही मरस खान बनती तो कभी पंत निराला का स्वाभिमान बन जाती है, पंत निराला का स्वाभिमान बन जाती है। और इसी तरह की 4 पंक्तियां फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि कवि की कलम हो भीष्म पितामह नहीं जो द्रौपदी के चिरहरण पे मोर धारती, और ना ही चाटुकार होती कवि की कलम जो कि राज दरबारों की उतारे कोई आरती। कवि की कलम हो भीष्म पितामह नहीं जो द्रौपदी के चिरहरण पे मोर धारती, और ना ही चाटुकार होती कवि की कलम जो कि राज दरबारों की उतारे कोई आरती। तो ना ही जयचंद की भांति देशद्रोही होती आने वाली पीढ़ी जिसको धिक्कारती, और कवि की कलम वो जटायु हुआ करती जो सीता हरते लंकेश को भी ललकारती, सीता हरते लंकेश को भी ललकारती। और 4 पंक्तियां इस देश की युवा पीढ़ी के नाम पढ़ना चाहता हूँ कि आदर्श हो गांधी की तरह जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। तो नीति हो चाणक्य की तरह निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। क्या कहने? तो हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर उन वीरों की व्यर्थ न कुर्बानी होना चाहिए। और इतिहास के पन्नों पर लिखी जाए शौर्य गाथा, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए। और इसी संदर्भ का एक 4 पंक्तियां फिर आपके बीच निवेदन करना चाहता हूँ कि अभिमन्यु के हो वीर कहाँ पे जिनसे शूरवीर, देश के युवा ऐसे फौलादी होना चाहिए। तो गुरु का जो रखे मान अंगूठा भी दे दे दान, एक लवी जैसे निष्ठावादी होना चाहिए। तो चाहे हो जाए कुर्बान तिरंगे की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवादी होना चाहिए। और घुसपैठियों का अंत होना चाहिए तुरंत, सूर्य पर सारे आतंकवादी होना चाहिए, सूर्य पर सारे आतंकवादी होना चाहिए, सूर्य पर सारे आतंकवादी होना चाहिए। और अंतिम कुछ पंक्तियां निवेदन और करना चाहता हूँ कि सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है, सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है, ऐतिहासिक गौरव गाथा की पहचान हमी से है। तो याद करो उस पुरुष को, अरे स्वयं खुद को पहचानो, महापुरुषों के वंशज है हम, इस बात को अब जानो। और संयम से हम जीने वाले शांति दूत कहलाते हैं, पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं, पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। तो दोस्तों आप कुछ सुन रहे थे, इनके अपने ही अलग तेवर थे। ये थे पचोर से मिथिलेश जी। और चलिए अब एक हमारे पास विशाल गाय कवि मौजूद हैं, आदरणीय विजय गिरी जी, जो भोपाल से हैं। और जैसी उनकी काया है वैसी ही उनकी लेखनी है, यानी वो अलग अलग विचारों को, और एक कहा जाए कि ओज के और वीर रस के एक वट वृक्ष की तरह अपनी लेखनी के सतत आयाम वो निरंतर लेके आते रहते हैं। और अभी लॉकडाउन में उन्हें नए विषयों पर ओज में कलम चलाई है, क्योंकि अधिकांश आपने देखा होगा कि जो ओज के कवि होते हैं या तो वो पाकिस्तान को निपटाते रहते हैं या तो वो पत्नी पीड़ा को बयान करते रहते हैं। लेकिन विजय गिरी जी कुछ नया लेके आते हैं और नई बात करते हैं। उनके लिए मुझे दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से काया देखिए और शेर सुने। दुष्यंत जी ने पहले ही लिख दिया था इनके लिए कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और तेरे दिल में ना सही तो मेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन
लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। आदरणीय विजय गिरी जी भोपाल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को नमस्कार। दीदी, मैं पाकिस्तान पे कविता नहीं लिखता, उसका कारण क्या है, पाकिस्तान क्या है। मैं पाकिस्तान पे पंक्तियां नहीं लिखता, मैं पाकिस्तान में बैठ के पंक्तियां लिखता हूँ। एक बार क्या हुआ, हम लोग कवि सम्मेलन में जा रहे थे, तो दीदी लेके जा रही थी। मेरा दीदी कहाँ जा रहे कवि सम्मेलन में, तो दीदी कहने लगी तुमको चल मेरे साथ, अपने इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो है कवि सम्मेलन है। तो मेरा दीदी में कवि आदमी सैनिक तो हूं नहीं, आप किसी और को ले जाओ। तो दीदी कहने लगी विजय भाई तुम चलो, सरहद पे खड़े होकर 2 कविताएं जो है पूरे जोश में सुना देना, जितने भी पाकिस्तानी सैनिक अफगानिस्तान में घुस जाएंगे। हम लोग चले गए वहां पे। मित्रों भाई जब वहां गए, कवि सम्मेलन शुरू हुआ। कवि सम्मेलन शुरू हुआ तो उसने बोला आतंकी हमला हुआ, तो सबके सब तो भक्के इधर आ गए। लेकिन मैं बीरस का कवि, मुझे आ गया जोश और मैं घुस गया पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में बेटे 4 पंक्तियां लिखी, सुनना 4 पंक्तियां कि वतन पे जो प्राण लुटाए उसे हम बलिदान कहते हैं। वतन पर जो प्राण लुटाए उसे हम बलिदान कहते हैं। बेगुनाहों का जो लहू बहाए उसे हम शैतान कहते हैं। और वो 2 कौड़ी के टुच्चे को डॉन कहते हैं। वो 2 कौड़ी के टुच्चे को डॉन कहते हैं। तो सुन, हम अपने शौचालय को पाकिस्तान कहते हैं। अच्छा, लॉकडाउन में एक जो अधिक से अधिक लोगों ने सोशल मीडिया पे समय गुजारा, उस समय एक दीदी एक फोटो वायरल हुई थी। उस फोटो में एक सैनिक जो था शहीद, उसका पार्थिव शरीर जमीन पे लेटा हुआ था। उसके बगल में उसकी बूढ़ी माँ थी, उसके बूढ़े पिताजी थे, और उसके बगल में उसकी पत्नी खड़ी थी जो कि गर्भवती थी। और गर्भवती पत्नी पेट पे हाथ रख के कुछ सोच रही थी। जब वो पोस्ट मैंने देखा, उसमें बहुत से लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा। उसमें एक पर्सन लिखा हुआ था कि ये शहीद की पत्नी क्या सोच रही है। तो किसी ने, सबने अपने अपने तरीके से पंक्तियां लिखी, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया, वो विचार को मैं पंक्तियों के माध्यम से रखता हूँ। वो गोद पे हाथ रख करके जिस पत्नी का पति शहीद हो गया है, उसके गर्भ में एक शिशु पल रहा है, गर्भ पल रहा है, तो क्या सोच रही होगी कि देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया। देश के दीवाने को नमन बार बार करूं, आन बान शान से जो कुर्बान हो गया। हाथों में तिरंग लिए, आंखों में घमंड लिए, बलिदान हो गया। बूढ़ी माता और पिता दोनों का सहारा गया, बूढ़ी माता और पिता दोनों का सहारा गया, किंतु देवताओं से भी ऊंचा मान हो गया। और पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, पत्नी ने गर्व कर कोख पे घुमाया हाथ, तैयार देश के लिए जवान हो गया। एक कविता से जोड़ता हूँ, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह, ये तीनों को क्रांतिकारी जो एक दिन से उनको फांसी दी गई थी। और जिन्होंने इतिहास को अच्छे से पढ़ा होगा उन्हें मालूम होगा, फांसी के पहले क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में जब आदमी सामान्य पाया जाता है तो उसे फांसी होती है, अन्यथा उसे फांसी नहीं दी जाती है। तीनों का मेडिकल टेस्ट हुआ, तीनों सामान्य पाए गए, उसके बाद उनको फांसी दी गई। फिर पुनः मेडिकल टेस्ट होता है फांसी देने के बाद। तो जब तीनों का जो मेडिकल टेस्ट हुआ तो उसमें 2 अचंभित करने वाली बात है दीदी, कि फांसी के बाद तीनों का वजन 11-11 किलो बढ़ गया था और सीने गर्भ से फूल गए थे। तो मेरे मन में विचार है कि ये कैसे हुआ होगा। सुनिए कि राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी, राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी। अजर अमर बलिदान देखकर भारत माता रोदी थी। फांसी के फंदे से दूरी जैसे जैसे घटती थी, बलिदानी वीरों के चेहरे से वीरानी हटती थी। रूप देखकर तीनों का तब बैरी दल हैरान हुआ, मौत सामने थी होठों पर वंदे मातरम गान हुआ। पास खड़े थे कायर गोरे अपने मद में झूम उठे, पास खड़े थे कायर गोरे अपने मद में झूम उठे। बदन लगा वीरों का बढ़ने जब वे फंदा चूम उठे। क्या बात है। और उनके सीने कैसे फूले हुए। लोग कहते राजगुरु सुखदेव भगत सिंह की मौत आई थी, मैं नहीं मानता इस बात को, क्योंकि जब इनको फांसी के फंदे पर ले गए थे, इनसे अंतिम इच्छा पूछी गई, तीनों ने आपस में विवाद किया कि पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा, पहले मैं फांसी पे चढ़ूंगा। तो मेरा मानना है कि मौत भी वहां आकर के ठहर गई होगी। जब भारत माँ ने देखा होगा कि मेरे 3 लाल आ रहे हैं, तो भारत माता ने भी अपने बाहों को फैला दिया होगा कि मेरे 3 बब्बर शेर आ रहे हैं। कैसे इनके सीने फूले होंगे
कि माता पिता देहरी पर उनका रास्ता तकते रहते थे। किसी को नहीं मालूम था कि एक दिन पहले फांसी दे दी जाएगी। फिर पंक्तियां पढ़ता हूं कि राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी, अजर अमर बलिदान देखकर भारत माता रो दी थी। माता पिता देहरी पर उनका रास्ता तकते रहते थे, सोने अमर क्रांति के उनके सीने भी धधकते रहते थे। वीरों का बलिदान बना आजादी की तैयारी थी, उन वीरों के साहस से अंग्रेजी हुकूमत हारी थी। भारत मां वीरों के सम्मुख हाथ पसारे खड़ी रही, स्वयं मृत्यु भी वीरों के चरणों में आकर पड़ी रही। एक नई सुबह की आस लिए वे फांसी का फंदा झूल गए, भारत मां ने गले लगाया, सीने दर्द से फूल गए। और जिन लोगों ने इतिहास को पढ़ा हो, मैं फिर कहता हूं, ये तीनों को फांसी देने के बाद इनके पार्थिव शरीर को इनके घर वालों को नहीं सौंपा गया था, बल्कि दीदी फांसी के बाद इन तीनों के सबको टुकड़े टुकड़े काट कर अंग्रेजों ने नदी किनारे ले जाकर के मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगा दी थी। तब मेरे मन में विचार आया कि उसके बाद क्या हुआ होगा। बहुत क्रूरता किया इन्होंने। तो मेरे मन में विचार आया कि इन तीनों को जब टुकड़े टुकड़े काट करके नदी किनारे ले जाकर मिट्टी का तेल छिड़क दिया होगा, फिर क्या हुआ होगा। तो फिर मेरे मन में कल्पना आई कि जब ये फांसी पे जब जाते हैं, जेल में क्या है, सफेद कपड़े दिए जाते हैं पहनने के लिए, इन्होंने सफेद कपड़े पहने होंगे, नदी किनारे हरियाली घास होगी, उस पे जब इनके कटे हुए देह को रखा होगा तो वहां खून गिरा होगा। तो तीन देख करके मुझे तिरंगे का स्वरूप दिखा मुझे। फिर मैंने पंक्तियां लिखी है कि राजगुरु सुखदेव भगत की जेल से निकली टोली थी, अजर अमर बलिदान देखकर भारत माता रोती थी। चाकू खंजर से चंडालों ने वीरों को काट दिया और शहीदों के अंगों को बोटी बोटी बांट दिया। प्राण पखेरु उड़ गए फिर भी सीने उनके तने रहे, देश भर खद्दरधारी तब मौन शिखंडी बने रहे। देख दुर्दशा बेटों की, माता के आंसू बिखर गए, बाद मौत के बलिदानी चढ़ते चाहत का शिखर गए। हर दिल में उन युग पुरुषों का एक अनोखा ढंग दिखा, अमर तिरंगे में तीनों के बलिदानों का रंग दिखा। और एक प्रश्न और रखता हूं मैं फिर कह दूं कि भगत सिंह का नाम आज भी उग्रवाद में दर्ज है। तब मैंने प्रश्न किया है, ये बहुत बड़ी विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है। तब मैं पहले प्रश्न रखता हूं, 4 पंक्ति अंतिम, कि आजादी के लिए चढ़े जो हंसते हंसते फांसी पर, आजादी के लिए चढ़े जो हंसते हंसते फांसी पर, जिनका नाम लिखा होना था अपना काबा काशी पर, जिनका वो बलिदान भारत देश पर कर्ज हुआ, भगत सिंह का नाम कहो कि वो उग्रवाद में दर्ज हुआ। बहुत खूब। तो ये अपने ओजस्वी स्वर के साथ थे आदरणीय विजय गिरी जी, जो कि उन्होंने ऐसे ऐसे रंग दिखाए अपनी कविताओं के, जिसकी की कल्पना तक सामान्य लोग नहीं कर सकते। और फांसी के बाद की भगत सिंह की सौ की कल्पना, मतलब एक रूह में सेहरन सी होती है जब ऐसे जख्म हमारे भारत देश को मिले हैं। हम लोगों ने भी उसको कितना हद तक कहां तक से, लेकिन ये अच्छा है कि हम आज आजादी की सांस ले रहे हैं उनकी कुर्बानियों की वजह से। तो चलिए, जितने भी जख्म मिले चाहे वो शहीदों के लिए हो, लेकिन हम जी बड़े भाई की जब ये पंक्तियां सुनी और मुझे भी अजीब लगा, लेकिन कभी कैसे अपने जो एक वेदना होती है, जो संवेदना होती है, जो जख्म होते हैं जीवन भर के, उनको कैसे जीता है वो शब्दों में पिरोकर, और फिर भी वो समाज को कुछ नया देना चाहता है, कुछ मार्गदर्शन देना चाहता है। इसी विषय पर एक गजल मैं भी पढ़ना चाहती हूँ आपकी इस कविता के बाद में। कुछ जख्म अपने दिल के मैंने भी रखे हैं, तो गजल का मतलब देखें। चोट पर चोट खाते रहे, चोट पर चोट खाते रहे, फिर भी हम मुस्कुराते रहे, फिर भी हम मुस्कुराते रहे। और शेर सुनिएगा। वो ना आए किसी रोज भी, वो ना आए किसी रोज भी, और हम आते जाते रहे, और हम आते जाते रहे। बहुत शुक्रिया। और ये शेर पढ़ती हूँ बतौर खास के। पाप कर के भी कुछ लोग तो, पाप कर के
गंगा जल में नहाते रहे। और जब भी महामारियां आती हैं विजय भाई, मिथुन भाई, जैसे कि अभी कोरोना आया, कुछ दिन में सुना हंता आया, उसके पहले भी बहुत सारी महामारियां आई। उसके पहले कहीं ये शेर मैंने कह दिया था, हाथ से आसमानी सदा, हाथ से आसमानी सदा, याद रब, हाँ याद रब की दिलाते रहे, याद रब की दिलाते रहे। और फिर भी एक वर्ग कैसा होता है विजय जी, कि फिर भी जालिम तो मज़लूम पर, फिर भी जालिम तो मज़लूम पर, जुल्म पर जुल्म ढाते रहे, जुल्म पर जुल्म ढाते रहे। और गजल कैसे होती है, कहीं न कहीं अपने दिल की पीड़ाओं का बयान होता है, वेदना की अभिव्यक्ति होती है। हम गजल बन के उनको लता, हम गजल बन के उनको लता, हाल दिल, हाँ हाल दिल का सुनाते रहे, हाल दिल का सुनाते रहे, चोट पर चोट खाते रहे, फिर भी हम मुस्कुराते रहे। तो चलिए अगले कवि से मिलते हैं, और इनके साथ ही बचौर से ही हमारे बीच में है संदीप सोनी जी गोल्ड स्मिथ। तो उन्होंने शायद अपनी कविताओं का गोल्ड बहुत सारा जुटाया है इस लॉकडाउन में, और हमारे साथ है स्टूडियो में आदरणीय संदीप सोनी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। संतनाथ चैनल के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। विद्यादानी वीणा पानी मातु शारदा भवानी, सप्त ज्योत्व अमृत प्रदान कर जहान को। और जनगण मन वंदे मातरम को नमन करें, बना स्वर्ण चिड़िया विश्व गुरु पूना हिंदुस्तान को, बना स्वर्ण चिड़िया विश्व गुरु पूना हिंदुस्तान को। वाह, तो ये थे संदीप सोनी जी। चलिए हम फिर से कविताओं के दौर में चलते हैं, और बहुत सारी कविताएं आप सबको सुनाते हैं। सबसे पहले मैं आवाज देना चाहूंगी जो समसामयिक विषयों पर कविता लिखते हैं, और आजकल मुझे ये भी पता चला कि उन्होंने कोरोना काल में भी बहुत सारा सृजन किया है, जो बचाव की भूमि से हैं। आदरणीय संदीप सोनी जी गोल्ड स्मिथ जी हमारे बीच में हैं। तो गोल्ड स्मिथ जी, मैं इन 4 पंक्तियों से आपको आवाज देती हूँ। दुष्यंत कुमार जी की मुझे पंक्तियां याद आती हैं कि ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, ये सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक आते आते सूख जाती है कई नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। आदरणीय संदीप सोनी गोल्ड स्मिथ जी बचौर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वर्तमान समय कोरोना काल से सभी लोग जूझ रहे हैं, उस पर मैंने कुछ पंक्तियां लिखने का, कुछ रचनाएं लिखने का प्रयास किया है, मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। स्वागत है। काल का के सपैया चला 20 में, 20 मतलब 2020 जी। काल का के सपैया चला 20 में, कोई भूखा मरा कोई मीलों चला, कोई भूखा मरा कोई मीलों चला। कैसा ये प्रलय मच गया धरती पर, कैसा ये प्रलय मच गया धरती पर, कहीं आंगन सूने छोड़ गया, काल का के सपैया चला 20 में।
कोरोना रूपी भीषण बीमारी चली, कोरोना रूपी भीषण बीमारी चली। घर के कहीं दीपक बुझाए गई, घर के कहीं दीपक बुझाए गई। युवा और बुजुर्ग सब समा गए काल में, युवा और बुजुर्ग सभी समा गए काल में। काल का के सपैया चला 20 में। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बेरोजगारी की ओर चला, कोई बेरोजगारी की ओर चला। कहीं के घर सूने सूने मिले, लगे जीवन के सपने अधूरे सभी, लगे जीवन के सपने अधूरे सभी। काल का के सपैया चला 20 में। सारे सपने सभी के टूटे यहाँ, सारे सपने सभी के टूटे यहाँ। उत्सव और पर्व भी छूटे यहाँ, उत्सव और पर्व भी छूटे यहाँ। क्रूर वक्त ने किसी को न छोड़ा यहाँ। काल का के सपैया चला 20 में। वक्त थमता नहीं गाँव को देख कर, वक्त थमता नहीं गाँव को देख कर। हम स्वयं भी वक्त के साथ चले, खुद बचे औरों को भी बचाते चले, खुद बचे औरों को भी बचाते चले। काल का सपैया चला 20 में। बहुत बढ़िया। और जो मजदूर वर्ग है उनके लिए बहुत खूब। कौन सुध लेगा मजदूर वर्ग की, कौन सुध लेगा मजदूर वर्ग की। कौन बेरोजगारों को रोजगार देगा, कौन बेरोजगारों को रोजगार देगा। कब उनके अंगना में भी खुशियाँ आएगी, कब उनके अंगना में भी खुशियाँ आएगी। काल का सपैया चला 20 में। जिंदगी मौत पर यूं रोती रही, जिंदगी मौत पर यूं रोती रही। सुहागनों की मांग माँ की गोद है सुनी, सुहागनों की मांग माँ की गोद है सुनी। बच्चे बापू से मिलने को रोते रहे, बच्चे बापू से मिलने को रोते रहे। काल का सपैया चला 20 में, काल का सपैया चला 20 में। नौकरी आ गई लोग भूखे मरे, नौकरी आ गई लोग भूखे मरे। प्रकृति का प्रकोप भी ऐसा चले, कोई राशन के लिए है दम तोड़ता, कोई राशन के लिए है दम तोड़ता। काल का सपैया चला 20 में। अंतिम प्रकृति से यदि छेड़ करते रहे, प्रकृति से यदि छेड़ करते रहे, तो ऐसे ही प्रलय देखते जाओगे। परिवार भी साथ, परिवार के साथ भी न रह पाओगे। जिंदगी यूं ही शमशान हो जाएगी। काल का सपैया चला 20 में, काल का सपैया चला 20 में। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सबका। तो आदरणीय दोस्तों, आप सब देख रहे थे शंखनाद में ये कवियों की महफिल, विशिष्ट जो महफिल थी, और उसमें संदीप सोनी जी गोल्ड स्मिथ और मिथुन मिथिलेश जी पचौर से, और भोपाल की
जो सरजमीन की है वो से विजयगिरी ओज का एक सशक्त हस्ताक्षर। और मैं डॉक्टर लता सुरांजलि। इसी तरह हम पुनः आप सबको रूबरू कराते रहेंगे अनेक कलमकारों से, कवित्रियों से, शायरात से, शायरों से। तो देखते रहिए और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक अगले एपिसोड तक नमस्कार, जय हिंद।